नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है शिक्षा और ज्ञान का प्रसार। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम जितना ज्यादा ज्ञान बांटेंगे उतना ज्यादा ज्ञान हमारा बढ़ेगा। लेकिन किस प्रकार से इस अध्याय में हमें पढ़ना है कि शिक्षा और ज्ञान का प्रसार किस तरीके से आगे बढ़ा, चलिए समझते हैं हमारी एक्सपर्ट के साथ। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग समाज की कक्षा में शुरू करने वाले हैं आपका अध्याय नंबर 10। आपके अध्याय नंबर 10 का नाम है शिक्षा और ज्ञान का प्रसार, स्प्रेड ऑफ एडुकेशन एंड नॉलेज। ठीक है, इस पूरे अध्याय में बच्चों हम लोग देखेंगे कि हमारे पूरे विश्व में किस तरीके से शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है। ठीक है, कौन कौन सी चीजें इसके पीछे थी जिन्होंने शिक्षा को इस स्तर पर पहुंचा दिया आज, जो हम आधुनिक युग में देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं। अनुभव द्वारा हम बहुत सी बातें सीखते हैं। मानव सदैव अपना ज्ञान बढ़ाता रहता है, वह अपना ज्ञान अपनी आगामी पीढ़ी को देता है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता गया, आदि मानव के लिए सुनकर याद रखना कठिन होता चला गया। अंततः यह महसूस किया गया कि अनुभव द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान भावी पीढ़ी के प्रयोग के लिए संचित करके रखा जाए। शायद यहीं से लिपि की कहानी शुरू हुई। देखिए बच्चों, हम लोगों को सबसे अधिक अगर कहीं से ज्ञान प्राप्त होता है तो वो हमारे अनुभव से होता है। जैसे आप लोग अपने एग्जाम देते हो, तो अगर आप किसी विषय में आपको नंबर कम आते हैं तो आप क्या करते हो, अगली बार उसका ज्यादा ध्यान रखते हो कि अगर ये कमियां थी जिसकी वजह से इस सब्जेक्ट में मुझे कम नंबर मिले हैं, तो आप उसको ऊपर ध्यान देते हो, आप उसको और अच्छे से पढ़ते हो। ठीक है, तो वो क्या है, वो आपका अनुभव है। तो बच्चों, यही अनुभव ना हम मनुष्यों को हमारी जिंदगी के बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं हमारे आदि मानव की, ठीक है, तो देखिए आदि मानव जब थे तो उस समय ना कुछ पढ़ाई कोई पढ़ता था ना कोई लिखता था। ठीक है, जैसे जैसे वक्त बीतता गया, मनुष्यों ने क्या किया, अपना ज्ञान, जो ज्ञान का स्तर है, जो ज्ञान का दायरा, उसको बढ़ाना शुरू किया। ठीक है, तो बात करते हैं हम आदि मानव की। ठीक है, तो आदि मानव ने जब अपने इस ज्ञान के दायरे को बढ़ाया तो हर चीज को याद रखना, सुनकर याद रखना उनके लिए मुश्किल होता चला गया। क्योंकि देखिए, आप दिन भर में कितनी बातें सुनते हो, पर आपको क्या चीजें याद रह जाती है? क्या आपको सारी चीजें याद होती है? नहीं, हम कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसा कहा जाता है कि लिपि की शुरुआत कहां से हुई, लिखने का तरीका। तो लिखने का तरीका यहां से आपका आया कि जब आदि मानव इतनी सारी चीजें सुन के उनको ऐसा लगा कि हम भूल जाएंगे, तब उन्होंने लिखना शुरू किया। ठीक है, तो माना ऐसा जाता है कि शायद वहीं से आपकी लिपि की शुरुआत हुई है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बच्चों लिपि अथवा लेखन की कहानी। ठीक है, तो इसके पीछे कौन सी कहानी है? देखिए, आदि मानव अपने प्रयोगों और अवलोकन को दर्ज करना नहीं जानते थे। वे अपने ज्ञान को मौखिक रूप से ही अगली पीढ़ी को देते थे। उन्होंने इस उद्देश्य के लिए तकनीक को खोजने का प्रयास किया। धीरे धीरे उन्होंने अपने ज्ञान को दर्ज करने के लिए चित्र बनाना और उसमें रंग भरना शुरू कर दिया। तो पहले लिखने पढ़ने का कोई तरीका नहीं था, तो जो आदि मानव होते थे वो अपने भावी पीढ़ी को क्या करते थे, वो ज्ञान जो है जो उनके पास था वो उसको उनको पढ़ के बताते थे। ठीक है, मतलब पढ़ना इन द सेंस वो बोल के बताते थे। ठीक है, तो उनकी पीढ़ी उनको याद रख लेती थी, लेकिन कुछ बातें वो भी भूल जाते थे। तो धीरे धीरे बच्चों समय के साथ साथ उन लोगों ने एक ये तरीका निकाला कि हम लोग अपने ज्ञान को चित्र के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो उन्होंने चित्रकारी शुरू की और उसमें रंग भरना भी शुरू किया। ठीक है, चलिए तो ये देखिए, ये प्राचीन आपकी चीनी लिपि है और ये चित्र की गुफा है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके बाद बच्चों क्या आता है, सैकड़ों वर्षों बाद चित्रों ने चिन्हों और संकेतों का स्थान ले लिया। ठीक है, हजारों सालों बाद क्या होता है, जो चित्र थे वो चित्र आपके चिन्ह और संकेत में बदल गए। ठीक है, जो चिन्ह और संकेत थे बच्चों, इनके नियमित उपयोग ने लिपि के विकास में सहायता की। ठीक है, जब मनुष्यों ने लगातार चिन्ह और संकेतों का इस्तेमाल करना शुरू किया तो वो आपका लिपि कहलाया। ठीक है, मेसोपोटामिया के सुमेर निवासी पहले ऐसे लोग थे जो लिपि से परिचित हुए थे। बच्चों, आप अपने आगे आने वाली कक्षाओं में पढ़ोगे, जो मेसोपोटामिया था, मेसोपोटामिया का जो सुमेरियन सिविलाइजेशन था, वो बच्चों वहां के लोग विश्व के ऐसे प्रथम माने जाते हैं जिन्होंने लिपि को शुरू किया था। मतलब इन्हें लिपि के बारे में पता था। ठीक है, प्राचीन मिस्र में लोग 2000 से अधिक चिन्हों का उपयोग करते थे जो चित्रात्मक लिपि कहलाती थी। प्राचीन मिस्र में, मिस्र की सभ्यता के जो लोग थे बच्चों, वो लोग 2000 से अधिक चिन्हों का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए, लेकिन ये चिन्ह और संकेत कुछ वर्षों में बदल गए। और बच्चों देखिए, अगर आप बात करते हो तो क्या आज के टाइम पे हम लोग ऐसे चित्रों का इस्तेमाल करते हैं? नहीं करते ना, ऐसे संकेतों का बिल्कुल नहीं करते। समय के साथ साथ बच्चों ये सारी चीजें बदल गई। आज भी चीन और जापान की जो लिपियां है ना,
जो जब भी ये हमारे चीन और जापान की जो लिपियां है बच्चों, ये चित्रात्मक लिपि पे ही आधारित है। इनकी लिपियां भी आज चित्रात्मक मतलब चित्र के ही फॉर्म में है। ठीक है, ये लिपियां पढ़ने लिखना समझने में बहुत ज्यादा कठिन है। अब बताइए, ये है आपका चित्र में, ये समझ में आ रहा है? कुछ हमें नहीं समझ में आता। ठीक है, क्योंकि चाइना और जापान के लोग आज भी अपनी उसी पुरानी चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, देखिए जो चित्रों के संकेत से ही अक्षर बाद में पैदा हुए। ठीक है, ये यूनानियों ने बच्चों सबसे पहले वर्णमाला लिपि का प्रयोग किया था। ठीक है, या कह सकते हैं उन्होंने विकसित किया था। इसके अलावा बच्चों अगर हम अपने भारत देश की बात करते हैं तो भारत देश में हमारा उदाहरण है 5000 पूर्व जो हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता है, वहां पे हमें ये अवशेष मिलते हैं जो हमें बताते हैं कि लेखन कार्य यहाँ पे होता था। ठीक है, अब बच्चों देखिए अभी भी कोई भी अभी तक सिंधु घाटी की लिपि को पढ़ने में समर्थ नहीं। हमारी जो सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिपि है ना बच्चों, वो इतनी ज्यादा जटिल भाषा में है कि उसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। ठीक है, हम नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में लेखन पट देख सकते हैं। ठीक है, देखिए नई दिल्ली में जो राष्ट्रीय संग्रहालय है वहां पे ये लिपि आपकी रखी हुई है, पर आज भी इसको कोई पढ़ नहीं पाया है। ठीक है, बाद में बच्चों धीरे धीरे हमारे भारतीय समाज में ब्राह्मी लिपि विकसित हुई है। ठीक है, आज अगर बात करते तो हमारी भारत की अधिकांश लिपियां जो है वो ब्राह्मी लिपि से ही जन्मी है। देवनागरी लिपि और अन्य लिपियां ध्वनि पर आधारित है। ठीक है, जो देवनागरी लिपि और अन्य लिपियां है वो हमारी ध्वनि पे आधारित है। हिंदी हमारी देवनागरी लिपि में लिखी गई है। हिंदी भाषा जो हम बोलते हैं ना, वो हमारी देवनागरी लिपि की है। ठीक है, ये देखिए बच्चों, यही है आपका ब्राह्मी लिपि। ठीक है, अब देखिए अंकों की कहानी। अब इन सारे लिपियों में अंक क्या है देख लीजिए। आदि मानव बच्चों देखिए अंक कैसे आए। जब आदि मानव भेड़ और गाय जैसे जंतुओं को पालना इन्होंने शुरू किया तो उन्होंने उसको गिनना भी शुरू किया। क्यों गिनना शुरू किया? क्योंकि अगर मान लीजिए उनके पास 10 है, अगर उन्हें गिनना नहीं आता, कोई जंगली जानवर खा गया या कुछ हो गया, तो इसके लिए उन्होंने उनको गिनना शुरू किया। तो गिनने के लिए वो क्या करते थे, वो उनके शरीर पे बच्चों कोई निशान बना देते थे चाकू या छड़ की मदद से। ठीक है, और गिनने के लिए कंकड़ और पत्थरों का उपयोग करते थे। वो उस 1 2 3 ऐसे नहीं गिनते थे, वो कंकड़ और पत्थर ले लेते थे। जैसे मान लीजिए 1 जंतु तो 1 पत्थर, 10 जंतु तो 10 पत्थर, वो ऐसे लेते थे। ठीक है, कभी कभी वो जंतुओं की संख्या के समान बच्चों एक रस्सी के लंबे टुकड़े में गांठ बांध देते थे। ठीक है, वो ये भी करते थे। इसके लिए बच्चों उसके बाद देखिए गिनने के लिए उंगलियों का उपयोग सबसे पहले भारत में विकसित हुआ था। हम गिनते ना 1 2 3 4, ये बच्चों ऐसी तकनीक हमारे भारत देश में सबसे पहले विकसित हुई थी। ठीक है, और 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं भी हमारे भारत देश से ही आई है। ठीक है, संख्या 10 है बच्चों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संख्या है। क्यों महत्वपूर्ण संख्या है? क्योंकि हमारी उंगलियां भी 10 होती हैं। ठीक है, इसीलिए अरब देखिए, अरब जो देश के लोग थे बच्चों, उन्होंने इसी को अपनाया, उन्होंने हमारी इसी तकनीक को अपनाया और पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार किया। शून्य की संकल्पना और दशमलव प्रणाली भी हमारे प्राचीन भारतीयों ने ही क्या किया था, विकसित किया था। ठीक है, अरबी लोगों ने इन संख्याओं को हिंद से कहा। बच्चों देखिए हमारे प्राचीन भारतीयों के द्वारा जो ये आविष्कार किया गया था ना, तो अरबी भाषा में इनको लोगों ने हिंद से कहा था। हिंद से का अर्थ होता है बच्चों भारत। ठीक है, भारत का है, हिंद से मतलब ये भारत से है। ठीक है, अगर बच्चों आज आप देखोगे तो आज के समय में जितनी भी संख्या प्रणाली है वो हमारी प्राचीन भारतीय प्रणाली पर ही दर्ज है। ठीक है, भारतीय संख्याएं बच्चों देखिए यूरोप में अरब व्यापारियों के माध्यम से पहुंची है। यूरोप देश में बच्चों हमारी भारतीय संख्याएं अरब व्यापारियों की ही वजह से पहुंची है, जिन्हें हम लोग हिंदू अरबी संख्या भी कहते हैं। ठीक है, बाद में बच्चों यही हिंदू अरबी संख्याएं पूरे विश्व में फैल गई और अब अंतरराष्ट्रीय संख्याएं ये कही जाती हैं। ठीक है, अंग्रेजी भाषा की उत्पत्ति बच्चों ग्रीक और लैटिन भाषा से हुई है। ठीक है, लैटिन जो है बच्चों ये रोमन लिपि में लिखी जाती है। जो लैटिन भाषा है ना, वो आपकी रोमन लिपि में लिखी जाती है। जो रोमवासी हुआ करते थे वो संख्या को लिखने के लिए अपनी वर्णमाला के 7 अक्षरों का उपयोग करते थे। ठीक है, यही है उनके ये 7 अक्षर। ठीक है, तो ये किस किस चीजों का इस्तेमाल करते थे? देखिए ये 1 है, 5 10 50 100 500 1000। ठीक है, चलिए इसके बाद बच्चों देखिए इन चिन्हों से गणना करना लगभग असंभव हो गया था। अब बड़ी से बड़ी गणना इन चित्रों का, इन चिन्हों का इस्तेमाल करके तो कर नहीं सकते हो। ठीक है, इसलिए बच्चों अंग्रेजी भाषा ने इसी हिंदू अरबी संख्याओं को स्वीकार कर लिया। और आज जो हम लोग देखते हैं ना, इस कठिन युग में जितनी भी संख्याएं हम करते हैं, उन संख्याओं को करने के लिए, उनका गुणा भाग करने के लिए बच्चों हम लोग कंप्यूटर और कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब बच्चों छपाई की कहानी है, तो फिर लिपि की कहानी। अब छपाई की कहानी कैसे आई देखिए।
तो देखिए बच्चों, जब कागज का आविष्कार हुआ है, जब कागज के आविष्कार की तरह ही हमारी मुद्रा की भी उत्पत्ति चाइना से ही हुई है। कागज कहाँ से उत्पन्न हुआ है? चाइना से, ठीक है। वैसे ही बच्चों हमारा मुद्रण भी जो है ना वो भी चाइना से ही आया है, ठीक है। जो चाइना के लोग हुआ करते थे वो लकड़ी के टुकड़ों को डिजाइन में काट देते थे और उन्हें स्याही से लिप्त करते और कागज के टुकड़ों पर उन्हें दबाते, ठीक है। तो वो क्या करते थे, उन लकड़ी के टुकड़ों पर स्याही पोत देते थे, उसमें लिप्त कर देते थे और उसमें कागज के टुकड़ों को क्या करते, दबा देते थे, ठीक है। तो इससे क्या होता था कि लकड़ी पर पत्रों पर चित्रों को काट करते थे, कागज पर उनकी छाप लेकर पुस्तकों में ये छापने लगे, ठीक है। तो छपाई हो जाती थी। छपाई होने के बाद इसी तरीके से उन लोगों ने उसको पुस्तक का रूप दे दिया, ठीक है। जैसे चीनी लिपि बहुत कठिन थी, वैसे ही यह विधि भी बहुत प्रचलित सिद्ध नहीं हुई। देखिए जो चीनी लिपि है बच्चों, ये बहुत ज्यादा कठिन है, ठीक है। और ये जो तरीका था छपाई करने का, ये भी क्या था, बड़ा ही कठिन था। सबसे पहले आपको लकड़ी को काटना होगा डिजाइन में, फिर उसमें रंग भरना होगा, उसके बाद कागज को आप चिपकाओगे। तो बच्चों था ये बहुत ज्यादा कठिन, तो इसीलिए बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं हुआ, ठीक है। तो जर्मनी में सबसे पहले मुद्रण प्रेस आपके जॉन गुटेनबर्ग ने बनाया था, प्रिंटिंग प्रेस बनाया था, ठीक है, इन्होंने। और यहाँ पे बच्चों एक जानने योग्य तथ्य आपका दिया है, संसार में सबसे ज्यादा प्रकाशित में मंडारिन भाषा बोली जाती है, सबसे ज्यादा प्रतिशत में मंडारिन भाषा बोली जाती है। लेकिन वह देश जिसमें सबसे अधिक संख्या में भाषाएं या बोलियां हैं वो भारत है। देखिए बच्चों, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा मंडारिन भाषा जो कि चाइना की भाषा है, ठीक है। लेकिन पूरे विश्व में जिस देश में सबसे ज्यादा भाषाएं बोली जाती है, मीन्स जिस देश में सबसे अधिक भाषाएं बोली जाती है, बहुत हजारों की संख्या में भाषाएं, वो हमारा भारत देश है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब आगे यहाँ पर एक जानने योग्य तथ्य दिया हुआ है, वो क्या है देख लीजिए। छपाई प्रेस आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा आविष्कार था, ठीक है, जिसमें लोग क्या करते थे, एक दूसरे से संचार करते थे, अपने विचारों को व्यक्त करते थे, ठीक है। और प्रिंटर पुस्तकों को तेजी से आप बना सकते थे, जिसका अर्थ है कि अधिक जो ज्ञान आपका है अधिक से अधिक लोगों तक ये फैल सकता है, ठीक है। अब बच्चों देखिए, सबसे पहले तो देखिए जो ये मुद्रित की जाने वाली पुस्तक थी, जो जॉन गुटेनबर्ग ने अपने प्रिंटिंग प्रेस में जो किताब सबसे पहले छापी थी, वो थी बाइबल। और बाइबल को इन्होंने भेड़ की खाल पे छापा था, ठीक है। ये मुद्रण के लिए उबड़ खाबड़ थी, किसी जानवर की खाल थी, बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ थी। तो गुटेनबर्ग ने बच्चों क्या किया कि हर वर्णमाला को धातुओं के सैकड़ों अलग अलग, हर वर्णमाला के लिए उन्होंने हर वर्णमाला के लिए बच्चों धातु के अलग अलग टुकड़े बनाए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने गतिशील छपाई के साथ एक प्रिंट शीघ्रता से क्या किया, बना दिया, ठीक है। देखिए अब शीघ्रता से कैसे बन गया कि उन्होंने धातु से अलग अलग टुकड़े बना लिए, तो उसमें छपाई जब करोगे तो आपको आसानी से ये हो गया, ठीक है। तो इसी प्रक्रिया में बच्चों एक समान टुकड़ों का उपयोग बार बार करके विभिन्न पुस्तकों को इन्होंने मुद्रित किया, ठीक है। अब आप ये देखिए बच्चों, जो मुद्रण प्रेस है आपका, वो ज्ञान के क्षेत्र के लिए बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी, बहुत ही ज्यादा रेवोल्यूशनरी स्टेप, यानी बहुत ही ज्यादा क्रांतिकारी स्टेप साबित हुआ, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा पुस्तकों का उत्पादन होना शुरू हो गया और पैसे भी अब कम लगने लगे, ठीक है। चलिए अब बच्चों कागज की कहानी देखते हैं, कागज की क्या कहानी है हमारी। तो बच्चों जो पेपर शब्द है ना, वो पेपरिस शब्द से आया है, ठीक है। पेपरिस शब्द जो है ना, वो मिस्र में उगाए जाने वाले एक प्रकार की घास होती है, ठीक है। तो मिस्र में एक प्रकार की घास उगाई जाती है जिसका नाम पेपरिस है, और इसी पेपरिस से आपका पेपर शब्द बना है, ठीक है। नील नदी के डेल्टा में नरकट बहुतायात में उगता है बच्चों, ठीक है। नरकट क्या होता है, नरकट स्थानीय भाषा में पेपरिस कहलाता है, तो ये नील नदी के किनारे ज्यादा उगता है, ठीक है। जो प्राचीन मिस्रवासी थे बच्चों, ये पेपरिस पौधे के तने को लेकर उसकी लंबी छाल उतारते थे और लकड़ी के लट्ठों के नीचे इसको दबा देते थे, ठीक है। और सूखने पर वो पेपरिस की शीट बन जाती थी। अब ये लकड़ी सूख गई तो उसकी शीट बन गई, ठीक है। और इस पर वो क्या करते थे, लिखते थे। पर बच्चों कोई कागज नहीं था तो ये अंत में पेड़ की छाल ही ना, ठीक है। तो लगभग बच्चों 1900 वर्ष पहले जब चीन वासियों ने ये सीख लिया कि पेड़ों की छाल के रेशों को किस प्रकार से अलग अलग कर सकते हो आप, ठीक है। तो 1900 वर्ष पहले चाइना के लोगों को ये पता चल गया कि जो पेड़ के रेशे होते हैं ना, उनको अलग अलग भी कर सकते हो, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले उन्होंने इस रेशे को भिगाने के बाद उसको सुखाया और इस प्रकार से उन रेशों को एक एक करके जोड़ के उन्होंने एक बड़ा सा शीट बना दिया और जिस पर वो लिख सकते थे, ठीक है। तो चीन से बच्चों कागज बनाने की कला यूरोप और आपके इंग्लैंड तक पहुंची है। यही है पेपरिस का कागज, यही पेपरिस का कागज है, ठीक है। इसके बाद बच्चों नेत्रहीनों के लिए ब्रेल लिपि बच्चों, जिनके पास आंखें नहीं होती हैं, जो अंधे होते हैं, जो नेत्रहीन होते हैं, तो उनके लिए भी बच्चों एक विशेष प्रकार की लिपि है जिसको ब्रेल लिपि कहते हैं। ये क्या होता है देख लीजिए। तो ब्रेल लिपि बच्चों ये है
ठीक है। तो ब्रेल लिपि बच्चों वो लिपि होती है जिससे नेत्रहीन लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसको ना फ्रांस के एक नेत्रहीन छात्र लुइस ब्रेल ने सन 1824 में विकसित किया था। तो ब्रेल लिपि को भी एक नेत्रहीन बच्चे ने ही क्या किया था, नेत्रहीन छात्र ने ही डेवलप किया था। ठीक है, तो बच्चों इस लिपि में होता क्या है आखिर, देखिए इस लिपि में बच्चों कागज के जो कुछ कागज पर बच्चों कुछ बिंदु उभरे होते हैं। ठीक है, तो ब्रेल लिपि जो होती है ना, ब्रेल लिपि, इसमें ना कागज में कुछ आपके ना बिंदु जो होते हैं वो क्या होता है, वो उभरे होते हैं। जो नेत्रहीन लोग होते हैं वो इन बिंदुओं को अपनी उंगलियों से स्पर्श करते हैं और उन्हें ये पता चलता है यहाँ पे कौन सा अक्षर लिखा हुआ है। ठीक है, और उसके लिए बच्चों आपको प्रशिक्षण और अभ्यास करना होता है, जिसके बाद आप ब्रेल लिपि में कुछ भी पढ़ सकते हो। ठीक है, देखिए आज के जमाने में बच्चों जो नेत्रहीन लोग हैं उनको शिक्षा देने के लिए एक अलग तरीके की टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया गया है, उसको बोलती हुई पुस्तक कहा जाता है। ठीक है, इसको आप ऑडियो कैसेट के रूप में कोई भी नेत्रहीन व्यक्ति इसको सुन सकता है और ज्ञान अर्जित कर सकता है। ठीक है, यही है ब्रेल लिपि। देखिए कागज पे कुछ आपके अंक उभरे होते हैं। ठीक है, ज्ञान साक्षरता और विकास। अब ज्ञान साक्षरता और विकास क्या है, देखिए बच्चों पिछले कुछ शताब्दियों में हमारे ज्ञान वृद्धि में बहुत ज्यादा तेजी आई है। ठीक है, साक्षरता द्वारा बच्चों कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, ज्ञान को खोज सकता है। विकसित और प्रगतिशील देशों में बच्चों अगर हम बात करें हमारे जो विकसित और प्रगतिशील देश है वहां पे लगभग आज हर मनुष्य साक्षर है। पर बच्चों ये हमारे देश का शायद दुर्भाग्य है कि साक्षरता का प्रतिशत हमारे देश में कम है। ठीक है, देखिए साक्षरता के माध्यम से कोई भी देश हो कि विश्व पटल पे कोई भी देश हो बच्चों, वो बहुत तेजी से क्या कर सकता है, उन्नति कर सकता है। पर बच्चों देखिए निरक्षरता से गरीबी विकसित होती है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो गरीबी ज्यादा विकसित होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, यदि हम अपने देश में, तो बच्चों देखिए यदि हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे देश से गरीबी हट जाए तो सबसे पहले हमें लोगों को जागरूक करना होगा ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने देश को साक्षर भी बना सकते हैं, साथ ही साथ विकासशील भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों जल्दी से देख लेते हैं इस पूरे अध्याय में हम लोगों ने कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य देखे हैं। तो बच्चों आदि मानव अपने ज्ञान को मौखिक रूप से ही अपने आने वाली पीढ़ी को वो देते थे। ठीक है, मेसोपोटामिया के जो सुमेर निवासी थे सबसे पहले ऐसे माने गए वो लोग जिनको लिपि का ज्ञान था। ठीक है, हम दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में लेखन पट को देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बच्चों हमने ये भी देखा कि अधिकांश भारतीय लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि से ही आपकी उत्पन्न हुई है। फिर संख्या 10 एक महत्वपूर्ण संख्या है क्योंकि हमारी 10 उंगलियां होती हैं। ठीक है, इसके अलावा बच्चों देखिए अरबी लोग जो होते हैं इन संख्याओं को हिंद से कहते थे, मतलब भारत से। ठीक है, इसके अलावा बच्चों हमने ये भी पढ़ा कि कागज के आविष्कार की तरह आपका मुद्रण की भी उत्पत्ति चाइना से ही हुई है। ठीक है, मुद्रण प्रेस ज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति लेकर आई थी। ठीक है, इसके अलावा बच्चों हम लोगों ने ब्रेल लिपि के बारे में भी पढ़ा है जो नेत्रहीन लोगों के लिए होता है। ठीक है, और दृष्टिहीन व्यक्ति अपनी उंगलियों की सहायता से इन बिंदुओं को आसानी से छूकर पढ़ सकता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों यहाँ पे ये हमारा अध्याय समाप्त होता है। ठीक है, आप सभी बच्चों को इस अध्याय को बहुत अच्छे से पढ़ना है और साथ ही साथ इसका अभ्यास कार्य भी पूरा करना है। चलिए मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ और मैं मिलूंगी आप सभी लोगों से आपकी अगली कक्षा में। तब तक आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय। तो देखा बच्चों आपने, ये था कि आज हमारे पास ये जो ज्ञान है, ये शिक्षा है, इस प्रकार से हमारे पास तक आई। आशा करती हूँ कि इसे पढ़ने के बाद आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी आपकी अगली क्लास में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।